रात के ठीक 12 बजे थे। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थीं और बिजली कड़कने पर ही आसपास की चीजें एक पल के लिए रोशन हो पाती थीं। हम 4 दोस्त थे, आर्यन, समीर, नेहा और मैं, राहुल। हम अपनी कॉलेज की पढ़ाई से तंग आकर एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। हमारा ठिकाना था एक पुराना, दशकों से वीरान पड़ा खंडहर जो शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी पर था। इसे भूतों का घर कहा जाता था और हमने तय किया था कि हम वहां पूरी रात बिताएंगे। जैसे ही हम खंडहर के दरवाजे पर पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया जिससे पुराने, टूटे हुए दरवाजे भयानक आवाज के साथ खुल गए। अंदर घुसते ही सड़ी हुई लकड़ी और सीलन की अजीब सी महक आई। हमने अपने टॉर्च ऑन किए। धूल की मोटी परतों से ढके टूटे फूटे फर्नीचर और मकड़ी के जालों ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। समीर, जो हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करता था, उसने कहा, देखो, मैंने कहा था न, यहाँ कुछ नहीं है, बस पुरानी बिल्डिंग है। तभी नेहा चिल्लाई, देखो, फर्श पर यह क्या है? हम सब उसकी ओर मुड़े। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा कि जमीन पर अजीब सा निशान बना था। यह कोई डिजाइन नहीं, बल्कि किसी चीज को घसीटने का निशान लग रहा था जो एक टूटी हुई सीढ़ी की तरफ जा रहा था। सीढ़ी नीचे अंधेरे में उतर रही थी। लगता है नीचे तहखाना है, आर्य ने फुसफुसाते हुए कहा, जिसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। हमने एक दूसरे को देखा। हमारे एडवेंचर की तलाश हमें अब एक नई राह पर ले जा रही थी। हमने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती थी, जो सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। तहखाने में हवा बिल्कुल नहीं थी। यहाँ की दुर्गंध ऊपर से कहीं ज्यादा थी। हम एक गोल कमरे में पहुंचे। टॉर्च घुमाने पर जो दिखा, उससे हमारी सांसें थम गईं। दीवारों पर खून के धब्बे थे और बीच में एक लकड़ी की मेज थी। मेज पर लोहे की जंजीरें पड़ी थीं। यह जगह किसी भयानक यातनागृह जैसी लग रही थी। तभी कोने से एक दबी हुई आवाज आई, जैसे कोई सिसक रहा हो। कौन है वहां? मैंने डरते हुए पूछा। आवाज और तेज हो गई और फिर एक भयानक, ठंडी हंसी में बदल गई। हम चारों एक दूसरे से चिपक गए। समीर ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई। हमने जो देखा, उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक कोने में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। लेकिन यह गुड़िया हंस नहीं रही थी, वह भयानक हंसी गुड़िया के पीछे से आ रही थी। गुड़िया के ठीक पीछे की दीवार पर खुरचने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आवाजें तेजी से बढ़ी और दीवार के प्लास्टर के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। अचानक मेरे कानों में किसी ने फुसफुसाया, तुम यहाँ क्यों आए? आवाज इतनी नजदीक थी कि मुझे अपने गले पर उसकी बर्फ सी ठंडी सांस महसूस हुई। मैं पीछे पलटा, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। चलो यहां से अभी, आर्यन चीखा। हम सब दरवाजे की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, वह दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुद ही बंद हो गया। हम अंदर फंस चुके थे। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे लोहे का बन गया हो। तभी गुड़िया के पास से जोरदार चीख की आवाज आई, एक औरत की चीख। और फिर हमने देखा, जमीन पर हमारी आंखों के सामने पैर के निशान बनने लगे। ये निशान धूल में नहीं, बल्कि जमीन पर ही बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे चारों ओर चल रही हो। हम सब चीखने लगे और एक कोने में दुबक गए। तभी समीर को एक भयानक एहसास हुआ। उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे, जैसे कोई उसे गर्दन से पकड़कर उठा रहा हो। वह छटपटाने लगा, उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। बचाओ! उसकी आवाज घुट गई। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हम उसे छू नहीं पा रहे थे। वह हवा में अदृश्य रूप से लटक रहा था। फिर एक हड्डी टूटने की चरचर की भयानक आवाज आई। समीर का शरीर जमीन पर बेजान होकर गिर गया। हम स्तब्ध रह गए। हमें समझ आ गया था कि हम ऐसी किसी चीज से लड़ रहे हैं जो मानव नहीं है। भागो! नेहा चीखी, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। हम पागलपन में इधर उधर भागने लगे। मैंने और आर्यन ने मिलकर दरवाजे पर पूरी ताकत लगाई। इस बार दरवाजा जोरदार आवाज के साथ टूट गया। हम बाहर भागे, बिना पीछे देखे। सीढ़ियां पार करके, खंडहर से बाहर निकलकर, हम तब तक भागते रहे जब तक कि हम शहर की पहली रोशनी में नहीं पहुंचे। जब हम रुके, तो हाफ रहे थे। आर्यन ने मुझे देखा और मैंने उसे। नेहा खामोश थी।
हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की कि तहखाने में क्या हुआ था, लेकिन हम सब जानते थे कि हम पीछे एक दोस्त को छोड़ आए थे। आज उस बात को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी रात को बिजली कड़कती है तो मुझे तहखाने की वह ठंडी हंसी और समीर की वह चीख आज भी साफ सुनाई देती है। और मुझे यकीन है वह चीज आज भी उस खंडहर के गुप्त तहखाने में हमारा इंतजार कर रही है। आर्यन, राहुल और नेहा, तीनों दोस्त उस भयानक रात को खंडहर से भाग निकले थे। भागने के बाद तीनों ने शहर की बाहरी सीमा पर पहुंचकर एक ढाबे पर शरण ली। वे पूरी तरह से सदमे में थे। उनके कपड़े धूल और कीचड़ से सने थे और उनकी आंखें डर और अनिद्रा से लाल थीं। अगले दिन सुबह उन्होंने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी हिम्मत टूट गई। वे क्या कहते कि उनके दोस्त को एक अदृश्य शक्ति ने एक तहखाने में मार डाला। उन्हें लगा कि पुलिस उन्हें पागल समझेगी या उल्टे उन्हीं पर समीर की हत्या का इल्जाम लगाएगी। उन्होंने तय किया कि वे इस रात के बारे में कभी किसी से बात नहीं करेंगे और तहखाने को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। नेहा ने कॉलेज छोड़ दिया और अपने घर वापस चली गई। वह अक्सर बुरी तरह चौंक जाती थी और रात को समीर की चीख सुनकर उठ जाती थी। राहुल और आर्य ने कॉलेज पूरा किया, लेकिन उनके बीच की दोस्ती में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। वे एक दूसरे से नजदीक होकर भी दूर थे, क्योंकि वे एक भयानक सच को साझा कर रहे थे जिसे वे बोल नहीं सकते थे। घटना के ठीक एक साल बाद आर्यन को एक बुरा सपना आया। सपने में वह उसी तहखाने में था और समीर का शव उसे देखकर हंस रहा था। समीर ने कहा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। वह यहां वापस आएगा तुम्हें लेने के लिए। आर्यन की नींद खुली। उसकी छाती तेजी से धड़क रही थी। वह जानता था कि उसे यह सच जानना होगा कि उस तहखाने में क्या था। उसने राहुल को फोन किया। राहुल शुरू में मना करता रहा, लेकिन आर्यन ने उसे समझाया कि अगर वे सच नहीं जानेंगे तो वे कभी शांति से नहीं जी पाएंगे। एक बरसात की रात में राहुल और आर्यन वापस उस खंडहर की ओर चल पड़े। इस बार वे दरवाजा तोड़कर सीधा तहखाने में पहुंचे। सब कुछ वैसा ही था, खून के धब्बे, जीरे और कोने में वह डरावनी गुड़िया। लेकिन इस बार उन्होंने मेज के नीचे कुछ देखा, एक पुरानी डायरी। डायरी लगभग 50 साल पुरानी थी। वह एक आदमी की थी जिसका नाम विक्रांत था। विक्रांत उस खंडहर का मालिक था। डायरी में लिखा था कि विक्रांत एक तांत्रिक था और वह अमरत्व पाना चाहता था। अमरत्व के लिए उसे अमावस्या की रात में युवा आत्माओं की बलि देनी पड़ती थी। डायरी में एक भयानक खुलासा हुआ। विक्रांत की शक्तियां उसकी बेटी में समा गई थीं। उसकी बेटी की आत्मा अब उस गुड़िया में कैद थी, और जब भी कोई उस तहखाने में आता था वह आत्मा उस व्यक्ति को विक्रांत के लिए पकड़ लेती थी। विक्रांत खुद कभी मरा नहीं था। वह अपनी शक्तियों से अदृश्य हो गया था और तब तक आत्माओं को खाता रहेगा जब तक उसकी बेटी उसकी मदद करती रहेगी। यानी समीर को विक्रांत ने मारा था, और विक्रांत अभी भी वही था, अदृश्य रूप में। आखिरी लड़ाई। जैसे ही उन्होंने यह भयानक सच पढ़ा, गुड़िया जोर से हंसी। तहखाने में रखी मेज हवा में उठी और भयानक आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। अदृश्य हाथ ने राहुल की गर्दन जकड़ ली। वह सांस नहीं ले पा रहा था। आर्यन को याद आया कि डायरी में लिखा था कि विक्रांत की शक्ति का स्रोत उसकी बेटी की गुड़िया थी। अगर गुड़िया नष्ट हो जाए तो विक्रांत कमजोर पड़ जाएगा। जान की बाजी लगाते हुए आर्यन ने कोने की तरफ छलांग लगाई। अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाई और गुड़िया को पकड़ लिया। नहीं, एक गहरी, सड़ी हुई आवाज पूरे तहखाने में गूंजी। आर्यन ने जमीन से एक ईंट उठाई और पूरी ताकत से गुड़िया पर मार दी। एक ही झटके में गुड़िया के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही गुड़िया टूटी, तहखाने में एक जोरदार चीख गूंजी। यह चीख इतनी भयानक थी कि राहुल के कान फट गए। राहुल को जकड़ने वाले अदृश्य हाथ छूट गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर हवा जोर से घूमने लगी, जैसे कोई तूफान आ गया हो। फिर सब कुछ शांत हो गया। विक्रांत की शक्ति का स्रोत अब खत्म हो चुका था। वह हमेशा के लिए चला गया था। आर्यन और राहुल ने उस तहखाने को मिट्टी और पत्थरों से भर दिया ताकि कोई भी दोबारा उस रहस्यमय जगह पर न जा पाए। आज वे दोनों शांति से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने नेहा को सब कुछ बताया और अब तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ हैं, उस रात के भयानक अनुभव को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर। लेकिन कभी कभी जब वे किसी खंडहर के पास से गुजरते हैं तो उन्हें आज भी लगता है कि कोई उन्हें अदृश्य रूप से देख रहा है। शायद विक्रांत की बुरी नज़र आज भी उन पर टिकी है।